अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट के सेंटिमेंट्स वाओ, आज के दिन हम कह सकते हैं फाइनली एक रिकवरी नोट देखा गया। स्टार्टिंग ऑफ द डे इंट्राडे लो पंच किया मार्केट ने 43,900 तक डिलीवर किया। इट मींस कि यहां पे मार्केट के अंदर एक नेगेटिविटी या रूमर्स काफ़ी हद तक इंटैक्ट नजर आए थे, जिसका इंपैक्ट इन्वेस्टर्स काफ़ी हद तक कॉशियस या पैनिक सेलिंग जो है वो स्टार्टिंग ऑफ द डे देखी गई थी। लेकिन उसके बाद एक रिकवरी नोट देखा गया, 500 अबव पॉइंट्स की पॉजिटिविटी स्पेसिफिकली एक दिन के अंदर देखी गई। इट मींस कि मार्केट दोबारा अपने रिकवरी नोट पे आते हुए दिखाई दे रही है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 44,366.74 के लेवल पर। हायर साइड पर मार्केट गई 44,899.60। लोअर वाज 43,972.09 एंड फाइनली क्लोजर 44,899.60 पे हम देख सकते हैं। एक अच्छा गैप दिखाई देता है इंट्राडे लो से लेकर और अब तक। फाइनली क्लोजर रहा 532.86 के गेन्स के साथ। टर्नओवर में करंटली 372.43 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में डिक्लाइन देखा गया है 96.16 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 13.75 बिलियन रुपीस। एंड वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी। और आज हम स्क्रिप्ट्स भी फाइनली चेंज होते हुए डेली बेसिस के हवाले से देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.69 के इजाफे के साथ। 4 पे क्लोजर 32.48 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। सेकंड स्पॉट पे बाइको पेट्रोलियम 0.45 का इजाफा देखा गया। 8.18 पे क्लोजर रहा। 29.76 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली एसगार्ड 9 लिमिटेड 1.17 का इजाफा 20.15 पे क्लोजर 20.82 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। स्क्रिप्ट्स आज चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो कॉमन दिखाई दे रही है वो ये है कि थर्ड टियर स्क्रिप्ट्स में ही इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आज भी वही थर्ड टियर स्क्रिप्ट्स डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस और खासकर इकोनॉमिक जो नंबर्स आ रहे हैं डेली बेसिस पे, जो कि काफ़ी हद तक डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस को। आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। वी हैव गेस्ट इन स्टूडियो, उनको वेलकम करते हैं। सलमान नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप एक्सपर्ट भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले ये बताइए कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस की बात हो रही है। आज के दिन इंट्राडे लो भी पंच किया गया, आज ही के दिन एक रिकवरी देखी गई और बड़ी पॉजिटिव रिकवरी देखी गई। ओवरऑल क्या फैक्ट्स हैं, क्या फिगर्स हैं, क्या रूमर्स हैं जो मार्केट को डायरेक्टली लैक ऑफ ट्रिगर या एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट करते हुए समटाइम्स दिखाई देते हैं? बहुत सारी चीज़ें कुछ अरसे के अंदर हो गई हैं, बहुत ही शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में, और ये समझ लें कि बहुत सारे सिनेरियोज काफ़ी हद तक चेंज हुए हैं। जियो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस, जियो पॉलिटिक्स, लोकल फ्रंट पे ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, इन्फ्लेशन और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसने पूरी मईशत पे असर डाला है, पूरी दुनिया की और पाकिस्तान की। यही वजह है कि इंटरेस्ट रेट भी पिछले दिनों बढ़ाए गए। डॉलर आज भी डॉलर का रेट बताइएगा एंड में, मुझे यकीन है कि आज भी वो बेहतर हुआ होगा। ऑल टाइम हाई का रोज़ाना वो रिकॉर्ड बना रहा है। तो जब ज़ाहिर डॉलर बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, तो डायनामिक्स चेंज होने लगती हैं। प्रॉफिटेबिलिटी कंपनीज़ की कम हो जाती है, मार्जिन श्रिंक कर जाते हैं, कॉस्ट बढ़ जाती है और आइंदा आने वाली प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो हर्ट होती है। यही वो बुनियादी वजूहात हैं जो जिसका असर हम अपने स्टॉक मार्केट पर और दुनिया की दीगर कारोबार पर देख रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो कि अनाउंस हों, जिसमें रिफाइनरी पॉलिसी है, टेक्सटाइल पॉलिसी है, ऑटो पॉलिसी है। ये काफ़ी डिले होती आई हैं, जिसकी वजह से भी कुछ इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा श्रिंक कर गया, कम हो गया। और क्योंकि यही वो बुनियादी वजूहात थी जिस पर हमारी मार्केट जो है वो नए रिकॉर्ड्स बना रही थी, 48,000 से भी ऊपर चली गई थी और उम्मीद थी कि अनकरीब नए हाई रिकॉर्ड पर चली जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि ताहाल ये तमाम पॉलिसीज़ जो हैं वो अनाउंस नहीं करी जा सकी हैं। ये भी बहुत सारी वजूहात में से एक बड़ी वजह हमारी मार्केट की ये भी रही है। इसके साथ साथ कमोडिटी प्राइसेस, ख़ास तौर पे कोल की कीमतों का बढ़ना, जो कि बेसिक इनपुट है सीमेंट
सेक्टर के बनाने में इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। और इसकी प्राइसेस जो तकरीबन 60-70 डॉलर पर टन चलती थी वो 190 से ऊपर चली गई, डॉलर पर टन से ऊपर चली गई हैं, और ये बहुत बड़ा गैप आ गया है। सीमेंट इंडस्ट्री के मार्जिन्स काफ़ी रिड्यूस होते नज़र आ रहे हैं। आज हमने सीमेंट में रिकवरी देखी है, वो भी इसलिए कि सीमेंट सेक्टर ने अब प्राइसेस बढ़ाना शुरू की हैं। हुकूमत की कोशिश थी कि महंगाई ना हो तो वो प्राइसेस बढ़ने की इजाज़त इतने आराम से नहीं दे रही थी, लेकिन बहरहाल इंडस्ट्री की सर्वाइवल का मामला है तो कुछ इजाज़त मिली है, कुछ सीमेंट सेक्टर्स ने बढ़ाए और आइंदा भी लगता है वो मुसलसल बढ़ाएंगे। तो सीमेंट सेक्टर में हमने थोड़ा सा रिवाइवल देखा। सीमेंट सेक्टर की वजह से उसका इम्पैक्ट नेचुरली स्टील सेक्टर पे होता है, इसमें भी हमने थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट देखी। रिफाइनरी सेक्टर मैं समझता हूँ पिछले कई सेशन से मंदी नज़र आ रही है, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ रिफाइनरी सेक्टर का, बहुत बड़ा डेक्लाइन हमने रिफाइनरी सेक्टर में देखा है, और उसकी मेन वजह रिफाइनरी पॉलिसी का ना आना है। राइट। अच्छा सर, आपने जिक्र किया है बहुत सारी चीज़ों को, पॉलिसीज़ की बात कर लें या रुपये की डेप्रिसिएशन की बात की है, इसके साथ साथ आपने वो भी फैक्ट्स बताए हैं जो मार्केट को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं। पॉलिसीज़ में आहिस्ता आहिस्ता मैं अनफोल्ड करना शुरू करूँगी चीज़ों को। सबसे पहले आपने जिक्र किया आज रिफाइनरी पॉलिसी का। हर थर्सडे को एक एक्सपेक्टेशन होती है, एक एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाती है, हम कुछ स्क्रिप्ट्स भी देखते हैं ऑयल के हवाले से जो आ जाते हैं लाइमलाइट में, और फिर उसके बाद ये फ्राइडे को जो एक मोटिवेशन होती है वो दोबारा जो है वो फेड होते हुए दिखाई देती है। तो कब तक एक्सपेक्टेड है, और कोई ऐसी फिक्स डेट या ये ईयर अनाउंसमेंट का है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें उसमें कर ली गई हैं, बजट में भी काफ़ी चीज़ों पर उस पर बातचीत की गई है, तो फाइनली क्या होने वाला है आइंदा आने वाले दिनों में? $1 मिलियन क्वेश्चन है आपका कि कब आएगी। आज जितने भी इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक मार्केट में और जो बहुत मायूस हो चुके हैं रिफाइनरी सेक्टर से, वो यही सवाल जो आपने पूछा है ख़ुद हम भी यही करते हैं। इंशाल्लाह कभी ना कभी ज़रूर आ जाएगी, क्योंकि उसके आए बगैर रिफाइनरी सेक्टर का सर्वाइवल कुछ मुश्किल है। और रिफाइनरी सेक्टर की जो डायनेमिक्स हैं, जो उन्हें अपग्रेडेशन करना है, जो इंटरनेशनल लेवल पर आना है, जो जिस तरह का ऑयल उन्होंने प्रोड्यूस करना है, अभी खासे वो पीछे हैं, बैकवर्ड हैं, और उन्हें एक बहुत बड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। यही, और फिर हमारे इंपोर्ट बिल पे एक बहुत बड़ा यानी कि कम करती हैं हमारी रिफाइनरीज़। तो मैं समझता हूँ इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए रिफाइनरी पॉलिसी तैयार की गई थी, जो बड़ी हौसला अफजा थी, और उससे रिफाइनरी सेक्टर में एक अच्छा खासा रिवाइवल आ जाता, और उसका इम्पैक्ट हमारी कैपिटल मार्केट पे बहुत होता और हुआ। अनफॉर्चुनेटली पिछले एक महीने से ज़्यादा या इससे भी ज़्यादा शायद तकरीबन हर वीक कोई ना कोई इसमें इंफॉर्मेशन हमें मिलती रही है। और इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपने तो सिर्फ ये बताया है कि जुमेरात को जैसे आने की उम्मीद है, वो तो नहीं आई, लेकिन नेगेटिव न्यूज़ आ गई कि इसमें कुछ खामियां हैं, इसमें दूर करना है, इसमें इंसेंटिव ज़्यादा है, इसमें इंसेंटिव कम करना है, इसमें फ़लानी रिफाइनरी ज़्यादा बेनिफिट लेगी, फ़लानी कम लेगी। उसकी वजह से वो सारे सेंटिमेंट्स जो हैं वो ख़राब हो गए। और मैं समझता हूँ कि जो इन्वेस्टर्स इस वक्त स्टॉक मार्केट में हैं रिफाइनरी सेक्टर में, ख़ास तौर पे वो इन्वेस्टर जो RDA अकाउंट में आए थे, जिन्होंने मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ पर एतमाद करते हुए $2 अरब से ज़्यादा पाकिस्तान में भेजे हैं, और उसमें काफ़ी हिस्सा स्टॉक मार्केट में भी लगा है, वो खासे मायूस हैं। वो कहते हैं हमने इन्हीं चीज़ों की बुनियाद पर हमने कैपिटल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट की थी, और आज उनकी इन्वेस्टमेंट जिन्होंने रिफाइनरी में इन्वेस्टमेंट की थी आज शायद 50% से ज़्यादा रिड्यूस हो गई, और दे आर वेरी मच डिप्रेस्ड। तो मैं समझता हूँ हुकूमत को चाहिए कि जितनी जल्द हो सके इस मामले को निपटाए और एक बेहतर फ्रेमवर्क के साथ एक पॉलिसी बताए, तो मैं समझता हूँ रिफाइनरी सेक्टर यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। राइट। और इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन पॉलिसी जो कि ऑब्वियसली 2 साल पहले, तकरीबन 1.5 साल पहले दी गई है, कोविड के दिन थे, बड़ी ही नेगेटिविटी थी, और कंस्ट्रक्शन पॉलिसी के आते ही काफ़ी चीज़ें जो है वो सेटल हो गई, हमने देखा वेल सेटल हो गई एक्चुअली। लेकिन उसके बाद स्टील प्राइसेस में नेगेटिविटी आ गई, काफ़ी हाई पे चले गए, सीमेंट प्राइसेस में बहुत ज़्यादा अब जो है वो लिफ्ट हो गए। तो ये क्या रीज़न हैं जो ज़्यादा कंस्ट्रक्शन सेक्टर को हर्ट करते हुए दिखाई दिए हैं? देखें, जिस वक्त ये पॉलिसी अनाउंस की गई थी और उस वक्त की हमारी जो इन्फ्लेशन की सूरत हाल है और इंटरनेशनल जो कमोडिटी प्राइसेस हैं, और अब एक बहुत बड़ा इनकलाब आ चुका है। वो एक सस्ता ज़माना था, लगता है कि 20-30 साल पहले जो हम कहानियाँ सुनते थे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग सुनाया करते थे कि बचपन में इतने की चीज़ मिलती थी, अब 1 साल पहले की कोई चीज़ हमें बताता है कि ये इतने का, हमें हैरत होती। कोल की प्राइस 50-60 डॉलर से ज़्यादा जाती नहीं थी, नीचे आ जाती थी, कोल कोई पूछता नहीं था। आज वो $190 पर टन हो चुका है।
और इसी तरीके से जो किराए थे, कंटेनर्स के किराए जिसमें चीज़ें पाकिस्तान इंपोर्ट होती हैं, वो $1500, $2000 इससे ज़्यादा नहीं होते थे। आज वो $25,000 $25,000 पर जा चुके हैं। फ्रेट बहुत बढ़ गया है। फ्रेट बहुत बढ़ गया है। इसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ गई है, कोल के प्राइसेस बढ़ गई हैं। फिर हमारे हुकूमत की ख्वाहिश है और कोशिश है कि महंगाई ना हो, तो इतने आसानी से वो, क्योंकि ये कमोडिटीज़ हैं, कमोडिटीज़ के बनाने वाले जब इनपुट कॉस्ट बढ़ती है वो पास ऑन कर देते हैं कस्टमर पे कीमतें बढ़ा के, और ऐसे ही होना है, सीमेंट में भी ऐसे होना है, स्टील में भी ऐसे होना है। लेकिन हुकूमत की ख्वाहिश है महंगाई ना हो, तो इतने आराम से प्राइसेस बढ़ाने नहीं दे रहे। लेकिन प्राइसेस बढ़ाने की सूरत में डिमांड पे इम्पैक्ट हो सकता है, कंस्ट्रक्शन पैकेज है उस पर असर आ सकता है, क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाएगी तो जो एक सस्ता घर की एक स्कीम 50 लाख घर की आएगी, उसको मैनेज करना, जो 30 लाख के अंदर घर थी वो शायद कॉस्ट 40 या 45 लाख तक चली जाए, उसको फिर मैनेज करना, बहुत सारे सवाल आ गए। ये वजह है कि सीमेंट और स्टील सेक्टर पर हमने नेगेटिविटी देखी है। राइट आपने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की है। सर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाता है जब, मैं ये कंस्ट्रक्शन से ही रिलेटेड सवाल करना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से प्रोजेक्ट अनाउंस होते हैं और फिर उस वक्त की कॉस्ट और फिर 4 साल बाद जब वो डिलीवर हो रहे होते हैं उस कॉस्ट में फ़र्क आएगा, तो फिर जो ये लोग जो कंस्ट्रक्शन पैकेज से फ़ायदा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं तो इनकी क्या सिचुएशन होगी? यकीनन आपका ये बड़ा अच्छा सवाल है और प्रॉब्लम में हो सकती है, होंगे। एक्चुअली उस वक्त के लिहाज से वो मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं, और कुछ इन्फ्लेशन के लिहाज से वो प्राइसेस को जो है इंक्लूड कर देते हैं अपनी कॉस्ट में। लेकिन अंदाज़ा नहीं था कि इन्फ्लेशन इस कदर तेज़ी से उठेगा पूरी दुनिया में कमोडिटी प्राइसेस, क्योंकि कोविड-19 जो है पूरी दुनिया में जो आया था, इंडस्ट्रियां बंद थीं, अब वो खुली हैं और अचानक जो है डिमांड बहुत ज़्यादा सरफेस हुई है। ख़ास तौर पे चाइना में बहुत बड़ी डिमांड है स्टील की और बहुत सारी चीज़ों की, पावर की डिमांड है। तो जब डिमांड बढ़ी है, सप्लाई कम हो गई और सारे जो कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है उसमें कई गुना इजाफा हो गया। अब जो कंस्ट्रक्शन का आपने सवाल करा, यकीनन उनके लिए एक चैलेंज होगा, यकीनन रद्द-बदल करेंगे। जो बुक कर चुके हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम है, जो नए बना रहे हैं उनको इशू ये है कि वो अगर कॉस्ट महंगी कर देंगे तो बायर फिर कहाँ से लाएंगे, बायर ना चले जाए। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स अब गैदर हो गई हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल टेक सम टाइम टू सेटल डाउन। इसका रास्ता ये कि अगर अल्लाह करे अगले कुछ दिनों में, एक आध महीने में, हमें उम्मीद है ये पीक है और अब इसका डेक्लाइन कुछ अरसे में शुरू होगा। डेक्लाइन शुरू होगा तो कुछ जो है सिस्टमेटिक चीज़ें जो हैं वो शुरू हो सकती हैं। फ़िलहाल अभी डेक्लाइन अनकरीब शॉर्ट पीरियड में नज़र नहीं आ रहा है। राइट जब हम चीज़ें देखते हैं अनसेटल हो रही होती हैं चीज़ें, तो उसको जब सेटल करने के लिए कुछ टाइम दरकार होता है, तो यही टाइम है जो मार्केट के अंदर आपको डेली बेसिस पे कहा जा रहा है कि पैनिक ना करें। वो इसीलिए कहा जा रहा है कि पैनिक करने से चीज़ें और मज़ीद मैसअप हो जाएंगी। मैसअप चीज़ों को सही करना है, ना कि उनको मज़ीद ख़राब करें। और इसके साथ साथ बड़ी एक्सक्लूसिव हमारी कॉन्वर्जेसन चल रही है। सलमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिसी से बात हो रही है। हम कंस्ट्रक्शन पॉलिसी पे बात कर चुके हैं, इसके साथ साथ हमने रिफाइनरी पॉलिसी की बात की। अब 2 पॉलिसीज़ रह गई हैं, मैं चाह रही हूँ उस पर भी बात कर लूँ। सबसे पहले टेक्सटाइल पॉलिसी, उसके अंदर काफ़ी इश्यूज थे और ऑब्वियसली यस एक्सपोर्ट के नंबर्स में सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल सेक्टर की जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। अब अगर कोई ऐसा पैकेज आ जाता है जिससे इनकी एक्सपेंशन में या जिसके इनके बिजनेसेस बढ़ाने में फ़रोग मिले, तो वो बहुत ज़बरदस्त नीड ऑफ द आवर भी है। जी बिल्कुल, आपने यकीनन टेक्सटाइल पॉलिसी का इंतज़ार है और इसके ऊपर इन्हिसार है। और पिछले महीने एक बहुत बड़ी हुकूमत की अहदेदार ने जो है ये ऐलान भी कर दिया था कि अगस्त में टेक्सटाइल पॉलिसी हम ऐलान कर दें। अगस्त या सितंबर में, बहरहाल दोनों महीने गुजर चुके हैं, आज आखिरी तारीख़ है सितंबर की, तो ताहाल उसका भी कोई सिलसिला नहीं है। मैं समझता हूँ ये टेक्सटाइल इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसका, और मुसलसल ग्रो कर रही है। और एक्सपोर्ट की अभी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें डॉलर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हमारे डॉलर्स आने की जो एवेन्यूज़ हैं उसमें एक बड़ा हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है। तो लिहाजा हुकूमत को मैं यही कह सकता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके टेक्सटाइल पॉलिसी, और अच्छी टेक्सटाइल पॉलिसी, वायबल टेक्सटाइल पॉलिसी एज़ सून एज़ पॉसिबल अनाउंस की जाए, क्योंकि वो बहुत पहले आना थी। और उसकी जैसे वंस अगेन आई विल रिपीट के इन्वेस्टर्स का एतमाद श्रिंक हो रहा है, शटर हो रहा है, इन्वेस्टर डिप्रेस हो रहा है कि जब एक चीज़ ऐलान हुई है वो नहीं हुई है तो उनका कॉन्फिडेंस जो है ख़त्म हो जाएगा। ये ना हो कि वो फिर यहाँ से जाना शुरू हो जाए। उनकी भी एक्सपेक्टेशन है कि कोई ऐसा पैकेज दे दिया जाए जिससे उनके बिजनेसेस भी फ्लरिश करें। एक्सपेक्टेशन नहीं, वो आए हैं ऐलान होने के बाद। एक्सपेक्टेशन तो होता है कि कोई चीज़ है नहीं, एक चीज़ आ गई
जिससे रिफाइनरी पॉलिसी वो तो पार्शली बजट में डिस्कस भी हो गई। बिल्कुल। इसी तरीके से टेक्सटाइल पॉलिसी ये ड्यू है, इसकी बहुत सारे मिनट्स आ भी चुके हैं, मीडिया पे आ चुके हैं। तो हुकूमत एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि अब वो स्टेज आ गया है, हमें भी अब हम जब हमारे यहाँ चेंज आ गई, तब्दीली आ गई, ये भी तब्दीली आनी चाहिए कि हर मिनिस्ट्री जब भी कोई प्रॉब्लम हो आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा करे, एक गाइडलाइन दिया करे, एक अनसर्टेनिटी का फैक्टर दूर करा करे। मसलन टेक्सटाइल से रिलेटेड है तो आके कि भाई ये वजह है, इतने अरसे में हो जाएगी, ताकि एक कॉन्फिडेंस लेवल शेक ना हो। इसी तरीके से जैसे मैंने बताया रिफाइनरी पॉलिसी का, या जैसे कल एक इंटरनेशनल जियो पॉलिटिकल के हवाले से अमेरिका से एक खबर आ गई थी, तो मैं समझता हूँ कि फॉरेन मिनिस्ट्री को चाहिए था कि वो थोड़ा फ़ौरन आके उसको एक्सप्लेन करते, ताकि हमारी स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा डिक्लाइन है। मैं समझता हूँ ये चीज़ें हमें अब लाना होंगी, एक हमें स्टैंडर्ड मेंटेन करना होगा, एक प्रोफेशनली चीज़ों को चलाना होगा। कोई भी चीज़ अगर ऐलान की जाती है और उसमें कोई फ़र्क होता है तो आके उसको एक्सप्लेन करा जाए, इसके ये रीज़न है, ये वजूहत हैं। मुझे यकीन है कि अगर ये चीज़ें हुकूमत अडॉप्ट करेगी तो इतनी प्रॉब्लम कभी भी मईशत पे नहीं आएगी और एतमाद में इजाफा होगा। राइट, कॉन्फिडेंस की बात हो रही है सर, तो मैं चाहूँगी कि इन पॉलिसी से पहले मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो कॉन्फिडेंस लैक हो रहा है उसके बारे में बात करूँ। आज के दिन तो हमने रिकवरी देखी, लेकिन ओवरऑल ये अगर 2 या 3 हफ्तों की बात करें तो बियर्स का होल्ड कुछ ज़्यादा मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे पास एनालिसिस मौजूद है कि इस ईयर एंड में 60,000 को या 55,000 को मार्केट टच करेगी, लेकिन ऐसा होते हुए अब क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे पास 4 मंथ्स रह गए तो वो होता हुआ मुश्किल दिखाई दे रहा है। 43,000 के लेवल को आज इंट्राडे लो ने टच किया है। आने वाले दिनों में हम किस तरफ जाने वाले हैं, क्या ट्रेंड सेट होने वाला है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, और ये कौन से लैक ऑफ ट्रिगर्स हैं जो ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं मार्केट को, खासकर जैसे कि आज हमने डिस्कशन की स्टार्ट में? देखें, आज थोड़ी रिकवरी हुई है, लेकिन इस पर हम इन्हिसार नहीं कर सकते। उसकी वजह कुछ सीमेंट के प्राइसेस बढ़ गए थे, कुछ मार्केट का, कुछ कल जो एक बाहर से अमेरिका से खबर आई थी उसको लोगों ने एनालिसिस करा, उन्होंने रियलाइज़ करा कि इसका ओवर रिएक्शन है। ये ख़ुद कर लिया, लेकिन कोई ऐसी बड़ी हमें इस फ्रंट से या मिनिस्ट्री ऑफ अपना फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से भी आ जानी चाहिए थी। तो इसलिए हमने मार्केट में, लेकिन हम इस पर रिलाय नहीं कर सकते और हम वी कैन नॉट ट्रस्ट कि हाउ मच इट विल प्रोलॉन्ग, बिकॉज जो फंडामेंटल रीजंस हैं, डॉलर आज भी अप्रिशिएट कर रहा है। आइंदा होने वाले इवेंट्स में IMF की टॉक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बड़ा क्रूशल टॉक है और इसको इंशाल्लाह ताला तैयारी सारी है, हर टारगेट पूरा कराए। और अगर कोई सियासी मसलहत ना हो तो मैं नहीं समझता ये ट्रांचे पाकिस्तान को ना मिले, ये मिल जाएगी यकीनन। हमारा डॉलर ज़रा थोड़ा कंट्रोल में आएगा। अभी तक तो ये है कि ये पेमेंट्स अगले महीने चाइना को $1.5 अरब देना है, $1 अरब सुकूत की मैच्योरिटी है वो पे करना, तो $2.5 अरब है। अगर हमें ये ट्रांचे वक्त पे मिल गई तो वो हैजिंग हो जाएगी और वो प्रेशर हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे नहीं आएगा और डॉलर हो सकता है नीचे आ जाए। तो यहाँ से चेंज आना शुरू होगा इंशाल्लाह ताला, और थोड़े से रिलेशंस जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैं और बेहतर हों, ख़ास तौर पे अमेरिका से बेहतर हों, उसकी अच्छी खबरें आएँ। वो भी विज़िट करने, उनकी एक कोई सिफारतकार या मिनिस्टर, असिस्टेंट मिनिस्टर, फॉरेन असिस्टेंट मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान आ रही है, नेक्स्ट वीक शायद हैं, शेड्यूल्ड हैं। अच्छी बातें हैं, तो इससे भी एक चेंज आएगा। ये वो चीज़ें जो स्लोली ग्रेजुअली हमारे एतमाद में इजाफा करेंगे और स्टॉक मार्केट को फिर पोटेंशियल इन चीज़ों की वजह से मिलेगा। बायलैटरल रिलेशन की बात हो रही है, आपने कहा कि अमेरिका से हमारे ताल्लुकात भी मैटर करते हैं। ऑब्वियसली यस, मैटर करते हैं और वो काफ़ी अरसे से देखे गए हैं। अफ़गानिस्तान में जो एक हम कहेंगे अनखला हुआ और यहाँ पे एक पॉजिटिविटी देखी गई, पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि नेबर कंट्री से हमारे ताल्लुकात भी अच्छे हैं और ऑब्वियसली यस, यहाँ से एक अच्छी चीज़ एक्सपेक्ट भी की जा सकती है। अब आने वाले दिनों में क्या दिखाई दे रहा है, अमेरिका से हमारे ताल्लुकात किस जाविये पे जा रहे हैं? एक तो ये, और दूसरा ये कि वहाँ से जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, चाहे वो IMF हो, चाहे वो FATF हो, ये तमाम चीज़ें कैसे सेटल होती हुई दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल, आपने दुखती रग पे हाथ रखा है और इसका जवाब, क्योंकि हमें मईशत, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बातें, कुछ सियासी भी है और जवाब देने में हर्ज नहीं। यकीनन अमेरिका अफ़गानिस्तान से वापस गया है, शायद उसको इस बात का गम है, दुख है, और जिस तरह हर हुकूमत दुनिया की कोशिश करती है कि मलबा किसी पे गिरा दें, अपनी नाकामी दूसरे पे डाल दें, तो पाकिस्तान को स्कैप गोट बनाने के लग रहा है कि सिलसिला है। इसी सिलसिले में कल जो है वो अपोजिशन के कुछ सेनेटर्स ने करारदाद भी दी थी और शायद ये चीज़ें हमें कुछ और आगे भी आती नज़र आए। मैं समझता हूँ हमारी हुकूमत को मॉनेटरी तौर पे
प्रिपेयर रहना चाहिए, इन चीज़ों का जवाब देने के लिए प्रोफेशनली हैंडल करना चाहिए। बड़े तरीके से, बड़ा नाजुक वक्त है, इसको बड़े तरीके से हैंडल करना चाहिए, कोई एग्रेसिव बयान नहीं आना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, और एक किसी भी तरीके से मैनेज करते हुए ये टाइम थोड़ा सा गुजार लें और ताल्लुकात को मेंटेन रखें, तो इंशाल्लाह इस फेज़ से भी हम निकल जाएंगे। राइट, इस फेज से भी निकल जाएंगे। ओवर कॉल हमारे साथ मौजूद हैं शहजोर लोबी साहब, उनको वेलकम करते हैं। आप इकोनॉमिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले ये बताइए कि क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है? टेक्सटाइल पॉलिसी की बात हो रही है, हमारे साथ यहाँ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनसे भी मेरी यही बात हो रही है कि टेक्सटाइल पॉलिसी काफ़ी डिले दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों है और क्या रीज़न है जो इसमें हर्डल या ऑब्स्टेकल क्रिएट किए हुए है? देखिए, बेसिकली टेक्सटाइल वैसे तो माशाल्लाह क्योंकि कोरोना के टाइम पे भी टेक्सटाइल की जो प्रोडक्शन थी हमारी, डिफरेंट जो हमारे टेक्सटाइल के सेक्टर्स हैं, तो उसमें प्रोडक्शन तो नहीं रुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर दिखाई देते हैं। बस थोड़ी सी हमारे को इसमें इश्यूज हैं कि लाइक हमारा जो टैरिफ है और जो हमारे जो गैस की जो रेट्स हैं वो थोड़े ज़्यादा है इस वक्त बनिस्बत मार्केट की कंपटीशन के हिसाब से, एज ऑलवेज एज यूजुअल। तो अगर वो भी मुनासिब हो जाए और अगर हमारे को एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, जो कि हमने अपनी पॉलिसीज़ जो भी जितनी भी आई हैं आज तक, उसमें भी हमने जो अपनी रिकमेंडेशंस भेजी हैं एफकमा के बिहाफ पे, तो उसमें भी हमने हर बार जिक्र किया है कि अगर हमारे को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है तो हम माशाल्लाह, क्योंकि टेक्सटाइल आपके मुल्क के अंदर, आपकी एक्सपोर्ट के अंदर कोई 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, तो ये सेक्टर वो बड़ा सेक्टर है कि जो आपकी इकॉनमी को लेके चल रहा है आगे। तो अगर जितनी ज़्यादा प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड हमें दी जाएगी, हमारी चेन्स में दी जाएगी, हमारे को बहुत ज़्यादा कॉटन की भी मुश्किलात रहती हैं, हमारी चेन इस वजह से भी डिस्टर्ब रहती है, और भी बहुत सारी वजूहत है कि इसकी वजह से डिस्ट्रप्शन आती हैं। तो अगर हमें डिस्ट्रप्शन ना हो और हमारा चेन जो पूरा चलता है साइकिल का प्रोडक्शन में, प्रोड्यूस से लेके प्रोडक्शन तक और एक्सपोर्ट तक, तो अगर वो ज़्यादा बेहतर और हो तो हम समझते हैं कि और ज़्यादा बेहतर हमारी एक्सपोर्ट्स रह सकती है टेक्सटाइल को मिला के। शहजोर साहब, आपने कुछ पॉइंट्स का जिक्र किया जिसमें मैं वन बाय वन आपसे क्वेश्चन करूंगी। सबसे पहले आपने प्रोडक्शन का जिक्र किया। कॉटन प्रोडक्शन नेसेसरी है ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि कुछ कंट्रीज़ की एग्जांपल्स हमारे सामने मौजूद है जिनके अंदर अपनी प्रोडक्शन नहीं है लेकिन वो डिलीवर वेल कर रहे हैं। तो आप समझते हैं कि प्रोडक्शन के ऊपर ही सारा फॉल्ट डिक्लेयर किया जाए या फिर यहाँ से हमारे पास एक लूप होल है उसे फिक्स किया जाए? देखिए, ओवरऑल सिचुएशन सिर्फ आपकी कॉटन की काश्तकारी के ऊपर और स्पिनिंग एंड वीविंग के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती। ऑब्वियसली आपकी डिफरेंट चेन्स हैं प्रोडक्शन तक के आने तक, तो ऑब्वियसली एक मसाइल नहीं है कि जिस पे हम डिपेंड कर सकते हैं। बट यस कि अगर हम हर चीज़ को देख के आगे चलें और ऑब्वियसली हमारे को बहुत ज़्यादा रिबेट्स में और दूसरी चीज़ों में हमारे को रिलीफ मिलता है और हम चीज़ों को आगे लेके चल रहे होते हैं। बट इट्स गुड कि अगर हम, क्योंकि हमारे से अगर आप बांग्लादेश को कंपेयर करें तो वो इस वक्त भी हमसे ज़्यादा आगे है, और अब वो क्या वजूहत है ये एवरीवन नोज के व्हाट द सिचुएशन इज विद बांग्लादेश एंड अस। तो अगर हम कंपटीशन पे जाते हैं तो एक्सपोर्ट अभी भी हमारी मार्केट्स में कम्पीट नहीं कर पाती। अब वो आप टेक्सटाइल ले लें या और डिफरेंट सेक्टर्स ले लें, क्योंकि टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है और हमारी भी वाबस्तगी उस सेक्टर से है। तो हम ये समझते हैं कि अगर हम हमारे जितने भी डिफरेंट यूनिट कॉस्ट जो हमारे को एक पीस की या एक पूरे जॉब ऑर्डर की बनाने को पड़ती है, तो अगर उसमें हमारी पर यूनिट अगर कम पड़े हमारे को और उसके बाद अगर हम एक्सपोर्ट करें और डिफरेंट वैरायटीज लेकर आएँ, क्योंकि हम डिफरेंट अपनी आईटी टेक्निक्स पे, डिज़ाइंस के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम वैरायटीज लेकर आएँ अपनी प्रोडक्शन के अंदर तो मोस्ट प्रोबेबली वी हैव अ चांस कि हम मार्केट के अंदर और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। एग्जैक्टली इनोवेशन का दौर है और यहाँ पे 3D जो कुछ एक प्रिंट्स है वो भी आजकल बहुत इन है। सबसे ज़्यादा डिमांड्स क्या होती है इंटरनेशनली जो हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं एक्सपोर्ट के लिए, वो सबसे ज़्यादा क्या डिमांड करते हैं टेक्सटाइल सेक्टर से? देखिए, डिफरेंट इसमें सेक्टर्स हैं हमारे, डिफरेंट टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स जाते हैं जिसमें बेडशीट्स भी हैं हमारे, डिफरेंट और भी चीज़ें हमारी, डेनिम है, डेनिम में भी हमारी वैरायटीज़ हैं कि जो हम ज़्यादातर अपना एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये हमारे डिफरेंट चीज़ें हैं कि जो हम मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा कर रहे होते हैं। हमारा जो डेनिम होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, डिफरेंट कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है, यूके एंड यूएस में जाता है।
तो बेसिकली वही वाली बात कि अगर हम इनोवेशन लाएं और हमारी यूनिट कॉस्ट कम से कम हो और हमारे को लेवल प्लेइंग फील्ड हो तो हम और ज्यादा बेहतर तरीके से इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। लैकिंग है, बहुत सारी चीजों में लैकिंग है, बट ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इस सेक्टर पे फोकस नहीं कर रही है। ऑब्वियसली जो सेक्टर आपको 50% से ज्यादा एक्सपोर्ट दे रहा होता है, तो मैं भी ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए और गवर्नमेंट एप्टमा गवर्नमेंट के साथ इन टच रहती हैं, डिफरेंट पॉलिसीज आती हैं कि जिसमें हमारे को एक लेवल प्लेइंग फील्ड अगर मिले, इससे ज्यादा अच्छी पॉलिसीज अच्छी हो, यूनिट कॉस्ट कम हो, तो और इससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जैक्टली, टेक्सटाइल सेक्टर पे बहुत ज्यादा फोकस है। थैंक यू सो मच। शहजोर लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफी डिटेल एनालिसिस हमने टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर बात की। सलमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सलमान साहब, डिमांड्स बहुत बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट के नंबर्स जैसे जैसे अचीव हो रहे हैं, खाली टेक्सटाइल के ऊपर इंहिसार नहीं किया जा सकता, और भी सेक्टर्स हैं जिन्हें मोटिवेट करने की ज़रूरत है। आईटी सेक्टर बहुत आउट परफॉर्म कर रहा है, तो आप समझते हैं और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनको आगे आना चाहिए या जिनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है? नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो समझे पाकिस्तान में तो अल्लाह ताला ने जो है इतने नेमतें दी हैं, इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं, सिरामिक्स है, आपके फूड के आइटम हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पे मैं समझता हूँ कि काफ़ी काम हो सकता है और एक्सपोर्ट में हम बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। आपने जो जैसा कि भाई ने कहा, शहरोज साहब ने कहा, और वैसे भी हम सबको ये डिस्कस करते रहते हैं। देखें, हमें compete करना होता है इंटरनेशनल लेवल पर। बांग्लादेश है, इंडिया है, चाइना है, और वहाँ पे जो इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, जो वहाँ पावर की कॉस्ट है, वहाँ जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत कम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रही है। हाल ही में इस हुकूमत ने बड़े इंसेंटिव दिए हैं, सस्ते कर्जे दिए हैं, पावर का पैकेज दिया है, और दीगर बहुत सारी सहूलियात फराहम की हैं। मैं समझता हूँ इन पे कंसंट्रेट करा जाए और नए एक्सप्लोर करे जाएं। बहुत सारे इसमें फूड, मेरे ख्याल एक अलग प्रोग्राम रख लिया जाए, और मैं तैयारी करके आऊँ तो इतनी सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ एक्सपोर्ट की, हमारे इतना पोटेंशियल। वैल्यू एडिशन भी चीज़ों के साथ बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। फूड का जिक्र कर रहे हैं आप, जिसमें हमारे पास आधा फूड तो ज़ाया हो जाते हैं, फ्रूट्स या वेजिटेबल फ्रेश होते हैं, तो उसके ऊपर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, फूड सेक्टर है हमारे माशाल्लाह। जो फ्रूट्स पाकिस्तान में होते हैं, जो फल होते हैं, वो दुनिया में बहुत कम जगहों पर होते हैं, बड़े कीमती फल होते हैं। उसको मैं समझता हूँ उसके लिए फिर एक प्रॉपर आप सिस्टम बनाना होगा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक होगा। थोड़ा यकीनन इसमें काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। मीट में अब इजाफा हो रहा है, गोश्त में इजाफा हो रहा है, डेयरीज में इजाफा हो रहा है, तो अब हो रहा है वो, तो बहुत सारा स्कोप इसमें मौजूद है। आईटी तो मैं कहता हूँ कि इसमें अभी हमने जो कुछ भी अचीव किया बहुत किया, लेकिन इससे कई गुना अचीव करेंगे। राइट, कॉर्ड प्रेस किया आपने सर। डेयरी के ऊपर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल की बात की जाती है, लेकिन इतना ज़्यादा हम डिलीवर नहीं कर पाते। पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त यहाँ आउटपुट मौजूद है, लेकिन इसको वैसे मार्केट नहीं किया जा रहा है जैसा कि होना चाहिए। तो आप समझते हैं यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने की ज़रूरत है? बिल्कुल, वही मकसद है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या हो सकते हैं, कोई भी, चाहे वो डेयरी हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, और उन स्टैंडर्ड के मुताबिक आप फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करें। मसलन पोल्ट्री सेक्टर की सिर्फ जो फीड होती है वो इस कदर एक्सपेंसिव और इतनी अच्छी बनाई जाती है, वो हमारे यहाँ बहुत कम अवेलेबल, बहुत कम इदारे हैं जो या बहुत कम ऐसे जो जिनका पोल्ट्री बिजनेस से ताल्लुक़ है वो फीड तैयार करते हैं। सिर्फ एक छोटी सी मिसाल मैंने दी। इस तरह की चीज़ें देखिए, रिसर्च करी जाए। आप सिंगापुर जाएँ, वहाँ 350-400 अरब डॉलर की सालाना एक्सपोर्ट है, जो कराची के बराबर एक मुल्क है और आबादी 35 से 40 लाख है। उनको रिसर्च करें कि वो आया, वहाँ कोई टेक्सटाइल नहीं है, इसके बावजूद उनकी इतनी एक्सपोर्ट है। उन चीज़ों को आप उन पर फोकस करें, उस पर वर्क करें, उस पर एक लॉन्ग रन पॉलिसी बनाएं, विजन के साथ पॉलिसी बनाएं, तो 2, 4, 6 साल में इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की एक्सपोर्ट यहाँ से डबल हो सकती है। जब बांग्लादेश 40 अरब डॉलर पर आज पहुँच गया है, 600 मोर देन 40 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट जो है बांग्लादेश की, इसी तरह से इंडिया की भी कई गुना ज़्यादा है, चाइना की तो बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी स्कोप मौजूद है हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क के पास जो ममालिक हैं, बड़े बड़े मुल्क, चाइना की आप ले लें, सिर्फ हम वहीं एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर हम पूरे नहीं कर सकते, हमें इतने ऑर्डर्स मिल सकते हैं। हमें अपने नेबरिंग कंट्रीज की डिमांड और अपनी लोकल डिमांड फुलफिल करनी है। जिससे दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं, तो दोस्ती है तो वो फिर निभाई भी जाए, उनकी तरफ से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो स्टैंडर्ड मांगते हैं, एक क्वालिटी मांगते हैं, वो हम पैदा करें तो सिर्फ एक चाइना ही हमारा ऐसा कस्टमर होगा। आप यकीन करें कि हमें दुनिया में कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। राइट।
अपनी क्वालिटी मेंटेन करके अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके। सर टूरिज्म के ऊपर ही बात करना चाहूंगी, वो भी बहुत जबरदस्त हाईलाइट हो रहा है और लोकल मार्केट ने ही काफी डिलीवर किया है, तो उसके ऊपर भी प्लीज बात करें। जी बिल्कुल, हमारे जो इलाके हैं शुमाली इलाका जाते हैं, दुनिया के खूबसूरत तरीन इलाकों में उनका शुमार होता है। उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें जो दुनिया में अवेलेबल नहीं, कोल्ड डेजर्ट मौजूद है इस करदू में, ऐसी ऐसी आबशारें मौजूद हैं, आपके तालाब मौजूद हैं, क्या कहते हैं, तो लेक्स मौजूद हैं, तो उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक डेवलप करा जाए, वहाँ रोड्स बनाए जाएँ, वहाँ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, वहाँ सिक्योरिटी दी जाए, वहाँ होटल्स बनाए जाएँ, वहाँ पे जो है शॉपिंग सेंटर्स बनाए जाए, वहाँ का ट्रैवलिंग ईजी की जाए, वहाँ की कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मुनासिब करा जाए। मैं कहता हूँ बाहर से आना दूर की बात है, पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी है, 10% लोग भी यानी 2.5 करोड़ लोग भी अगर साल में एक दफ़ा वहाँ विजिट करते हैं, इट इज़ एनफ। इतनी आमदनी होगी, इतना रेवेन्यू जनरेट होगा, इतने टैक्सेस जनरेट हो गए। सिर्फ इस साल शायद गिलगित में और शायद 5 या 6 अरब रुपए के टैक्सेस जमा हुए हैं, इतने लोग गए हैं वहाँ पे अपने टूरिज्म पे। बिल्कुल, हम व्लॉग्स भी देखते हैं तो वहाँ भी पाकिस्तान को एक चीपेस्ट मार्केट और बड़ा एक अच्छा टूरिज्म के तौर पे पेश किया जा रहा है, तो एक अच्छी बात है, ये भी एक बिजनेस है और इसको डेवलप होने की मजीद जरूरत है। सर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से बात चली, थोड़ी ड्रैग हो गई और हम इस तरफ चले गए थे। अब टेक्निकल टर्म्स में एक मार्केट कहाँ दिखाई दे रही है और विद इन अ वीक या 2 वीक्स मार्केट को आप क्या परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं? देखें, टेक्निकली मार्केट अभी भी वीक जोन में है और कुछ पॉजिटिव कुछ ट्रिगर्स की ज़रूरत है। ठीक है, ओवरसोल्ड है, हो सकता है एक आध दिन और अच्छी परफॉर्मेंस दिखा दे। कुछ ट्रिगर्स आए, कुछ IMF का जैसे मैंने जिक्र किया, अमेरिका की एक ऑफिशियल आ रही है अगले हफ्ते, कोई अच्छी बात वहाँ से आए, कोई हौसला अफजा बयान आए, ये वो ट्रिगर्स होंगे जो थोड़ा सेंटिमेंट चेंज करेंगे। मार्केट इस वक्त 5-5.5 की PE पर है। अर्निंग्स, फिनोमिनल अर्निंग्स इस साल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनीज हैं हुई, शायद बहुत सौ की कभी नहीं हुई इतनी अच्छी, और आइंदा भी अच्छी उम्मीद लग रही है। तो लिहाजा मार्केट में कोई फॉल्ट नहीं, मार्केट के फंडामेंटल्स में अच्छा सर, मार्केट में कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन रुझान एक पाया जा रहा है, वो ये कि हम वॉल्यूम लीडर्स जब देखते हैं तो डेली बेसिस पे थर्ड टियर स्क्रिप्ट्स में या पेनी स्टॉक्स में ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखी जा रही है और ये काफ़ी अरसे से देखी जा रही है। ये कौन सा रुझान है जो इन्वेस्टर्स की जानिब से देखा जा रहा है? देखें, ये तो एक साइकी है मार्केट में। पेनी स्टॉक्स क्योंकि कम पैसे में बहुत बड़ी क्वांटिटी में आ जाते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट होता है। उसके अलावा स्टॉक मार्केट की जो वॉल्यूम जनरेट करने में इनका बड़ा हाथ होता है। लेकिन असल जो हमारे इश्यूज़ हैं वो कि 2.25 या 2.5 लाख हमारे टोटल इन्वेस्टर्स हैं। इस तरफ वर्क करने की ज़रूरत है। स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजमेंट को चाहिए इस पर वर्क करे, एक एक्सप्लोर करे। हम तो बांग्लादेश में शायद 80 लाख वहाँ इन्वेस्टर्स हैं, इंडिया में शायद 3 से 4 लाख है, चाइना में शायद 20 करोड़ के करीब इन्वेस्टर्स, पाकिस्तान में हार्डली 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन है। GDP का जो हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो GDP का हार्डली 10, 12, 15% है। इंडिया में 150% है, बांग्लादेश में 150% ऑफ GDP है मार्केट कैपिटलाइजेशन, हम 15 से 20% पर हैं। यहाँ वर्क करने की ज़रूरत है। मार्केट की, स्टॉक मार्केट की सही मार्केटिंग की ज़रूरत है, लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। लोगों के पास सेविंग है, पैसा है, बहुत कुछ है। मैंने कहा ना कि जिस तरह टूरिज्म में मैंने कहा कि शायद हमें बाहर से आने वाले की भी ज़रूरत न रहे, हमारे लोग तो स्टॉक मार्केट के लिए में हमें फॉरेन इन्वेस्टर की ज़रूरत नहीं होगी अगर हमारे हार्डली 15 से 20% लोग भी इधर दिलचस्पी लें। और एक बड़ा अच्छा एवेन्यू है इन्वेस्टमेंट का, बहुत चीप है, बहुत अच्छा है, अच्छे 7% की डिविडेंड यील्ड है, जबकि खित्ते में 2-2.5% की डिविडेंड। बैंक में पैसा रखते हैं, क्या रिटर्न मिलता है वहाँ? कुछ भी नहीं मिलता है। तो मैं समझता हूँ ये अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। ये स्टॉक की मैनेजमेंट का काम है, कुछ हुकूमत का काम है, कुछ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम है। इस पर वर्क करा जाए, वर्कशॉप की जाए, लोगों को बताया जाए, अवेयरनेस दी जाए। प्राइवेट मीडिया चैनल्स को चाहिए कि हर मीडिया चैनल कम से कम आधे घंटे का प्रोग्राम बिजनेस पे शुरू करे, जो नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और मैं समझता हूँ ये वो चीज़ें हैं जो थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही हैं। राइट मैं भी ये सलमान साहब की बातों से एनालिसिस कर रही हूँ कि यहाँ पे हमें ज़रूरत है सेविंग्स करने की, हमें सेविंग्स के बारे में सोचना होगा। मैं डिफरेंट प्रोग्राम भी करूँगी इसके ऊपर और हाउस वाइफ्स को भी दावत दूंगी कि वो हमारे पास ओवर कॉल आएँ और ये बताएं कि वो किस तरीके से अपनी सेविंग्स करती हैं, क्योंकि सेविंग्स होंगी
तो ही आपकी जो है एक फ्यूचर है वो सिक्योर होता है। और सेविंग्स करने के लिए आपके पास कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट है, ऑब्वियसली रियल एस्टेट है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो स्टॉक मार्केट के अंदर आप बहुत छोटे से नॉमिनल से अमाउंट से भी स्टार्टअप ले सकते हैं। सलमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, ये एक अच्छा आइडिया है और आपने एक अच्छा पॉइंट रेज किया है। पीटीवी को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये वाहिद चैनल है जो बिज़नेस को, कैपिटल मार्केट को और हर तरह के बिज़नेस को प्रमोट करता है, उसकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता है और पॉजिटिविटी को जाहिर करता है। मीडिया पॉलिसी बनाई जाए, मीडिया को रेस्ट्रिक्ट करा जाए कि हर मीडिया चैनल आधा घंटे का एक प्रोग्राम, ये होता था 2006-07 में होता था। जैसे अब एम्बेसीज, हमारी इकोनॉमिक एम्बेसीज जो है वो अपना एक किरदार निभा रही हैं, तो इस तरीके से ऑब्वियसली होना चाहिए। उनमें और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, वहाँ भी प्रोफेशनल जाने चाहिए जो एक रिकॉर्ड, एक उनको टारगेट देना चाहिए भी आप इस मुल्क में ये कमोडिटी होती है, पाकिस्तान से हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उन्हें टारगेट दिया जाए कि ये भी आप करें, क्योंकि एक बड़ी अच्छी पैकेज पर वो सब गए हुए होते हैं। ये भी आपने बहुत अच्छी बात पॉइंट आउट की, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच कैन डू इन दिस फील्ड। और इसी तरीके से जैसे मैं पीटीवी का जिक्र करता, तमाम मीडिया चैनल्स, ये पाकिस्तान की खिदमत है, ये फ़र्ज़ है उनका, और हुकूमत को चाहिए वो जो मीडिया पॉलिसी वगैरह आती है, अगर एक पॉलिसी ये बना दे कि लाजमी हर मीडिया जो है वो बिज़नेस को ज़रूर हाईलाइट करे, प्रमोट करे, अपनी ऐसे जो पट्टी चलती है नीचे, ट्रिकर्स चलते हैं, उसमें उसका जिक्र करे। है अक्सर फजूल बातों पे सुबह से शाम तक प्रोग्राम होते हैं, लेकिन बिजनेस पे कोई नहीं होता। खैर ठीक है, वो भी करें, मगर एक टाइम इसको भी दें, तो आप यकीन करें विद इन एयर हमें रिजल्ट आएगा इन सारी चीज़ों को करने के बाद। और क्योंकि लोगों का माइंड चेंज होगा, हम किस तरफ जा रहे हैं इसकी निशानदगी होगी। देखें, बिजनेस एक्टिविटी हमारा सर्वाइवल है, टैक्स रेवेन्यू जनरेट बिजनेस एक्टिविटी से होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बिजनेस एक्टिविटी से होगी। जो भी हुकूमत या जो भी मुल्क को चलाने वाले अगर सक्सेसफुल हो जाते, कामयाब हो जाते हैं एक अच्छी बिजनेस एनवायरनमेंट पैदा करने में, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोगों की आमदनियां बढ़ेंगी, टैक्स रेवेन्यू जनरेट होगा और हुकूमत को उसमें खातिर फ़ायदा होगा। राइट, आपने टैक्स का जिक्र किया, आज 30 सितंबर है, इट इज़ द लास्ट डे ऑफ टैक्स फाइलिंग। क्या मोटिवेशन दिखाई देती है, कितनी फाइलर्स की तादाद बढ़ने वाली है, कुछ आइडिया है इस बात? देखें, आज क्रैश कर गई एफबीआर की जो वेबसाइट है, बिकॉज ऑफ के उन्होंने रीज़न ये दिया आज लास्ट डे, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकी, बहुत ज़्यादा तो शायद ये एक बहाना हो जाए मज़ीद डेट बढ़ाने का, क्योंकि आज तक तारीख में ऐसा हुआ नहीं कि डेट ना बढ़ी हो। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो आदी हैं इस चीज़ के, बड़े कॉन्फिडेंटली कहता रहे मुमकिन नहीं है, देखें अल्लाह करे इस दफ़ा ऐसा हो जाए। लेकिन जब आज हमने सुबह ये ब्रेकिंग न्यूज़ देखी कि एफबीआर की वेबसाइट क्रैश कर गई है, अगस्त में भी ये सीन सामने आया था, ये वो मामला दूसरा था, वो मामला कतई दूसरा था, वो तो मेरे ख्याल है आप रहने दें। ये मामला ज़रा ऐसा है टेक्निकल बेस पर आ गया, और बिकॉज ऑफ दिस कि कोशिश ये थी कि 30 को आखिर में जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल लोगों को जो है वो आप फाइलर कर सकते हैं कर दें, लेकिन वो वेबसाइट क्रैश कर गया। अब शाम को पता चलेगा, यकीनन शायद टाइम बढ़ाना पड़ जाए, बट मोटिवेशन है, इम्प्रूवमेंट है, रेवेन्यू जनरेशन। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल लास्ट डे का वेट करते हैं कि अच्छा खासा वो फाइल कर सकते थे, काफी अरसे से ये डेडलाइन दी हुई है, लेकिन वो 30 सितंबर का वेट कर रहे हैं कि नहीं जो वकील होता है, जो एडवाइजर टैक्स, वो बिठाती सबसे पहले ये कहते हैं परेशान मत हो, हम दिसंबर तक का टाइम है, हमारे पास जनवरी तक का, और ऐसा हुआ है। खुद मैंने जो है जनवरी फरवरी में जाकर बड़े इत्मीनान से, मैं बाहर था, कहेंगे नहीं आपको ज़रूरत ही नहीं परेशान होने की, भाई आखिरी महीना, नहीं आप परेशान मत हो, 6 महीने पड़े, तो और ऐसा हुआ। तो ये सोच हमें बदलना पड़ेगी, इसको प्रॉपर करना पड़ेगा, इसको डिसिप्लिन करना पड़ेगा। और लेकिन अब वो मुख्तलिफ बहाने से कि वेबसाइट अगर क्रैश कर जाती है तो वो एक टेक्निकल रीज़न आ गया, शायद बढ़ जाए। देखें, वो एक दिन हमारा वेस्ट हुआ है, हमें एक दिन दे दें। एक दिन नहीं, इसको बनाने में टाइम लगता है, तो चलें अभी तक तो नहीं बढ़ी है, लेकिन कल तक ये हो सकता है कि रात तक न्यूज़ आ सकती है, रात 12 बजे तक का तो टाइम ऑब्वियसली, क्योंकि आज जो टैक्स फाइलर होगा, जो वेबसाइट पे जा रहा होगा, वो नहीं कर पा रहा होगा, तो उसको तो फिर टाइम देना पड़ेगा। राइट। अच्छा सर, सेक्टर वाइज बात हो रही थी, ऑटो सेक्टर हम डिस्कस करना रह गया था पॉलिसी के हवाले से। ऑटो पॉलिसी की बात हो रही है, हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे भी जो है वो अच्छी मैन्युफैक्चरिंग सामने आ रही है। अब फ्यूचर कहाँ दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, या फिर अभी यही जो है वो 8-10 साल तक हम पेट्रोल पे ही रहेंगे, एनर्जी रिसोर्सेज पे ही रहेंगे? शॉर्ट पीरियड में कुछ हौसला अफजा नहीं है। हर वो चीज़ जो इम्पोर्ट ओरिएंटेड है डॉलर से लिंक करती है। डॉलर ऑल टाइम हाई पर चल रहा है और अभी भी रुका नहीं है, कहाँ जाके रुके इसका अंदाज़ा नहीं है। हुकूमत ने बहुत सारे इंसेंटिव दिए थे इस मकसद में, बहुत सारे
टैक्स इंसेंटिव थे, बहुत सारे बैंकों को पैकेजेस दिए गए, बैंक्स ने पैकेजेस दिए, लोगों ने सस्ती गाड़ियाँ मंगा रहे हैं, मंगाई 2 अरब डॉलर से ज़्यादा की सिर्फ गाड़ियाँ इंपोर्ट हो रही हैं। लेकिन डॉलर की वजह से हुकूमत मजबूरी वो इंसेंटिव वापस लिए, बल्कि सख्ती की है। तो इसलिए ऑटो सेक्टर जो इंपोर्ट ओरिएंटेड है, आई थिंक ये थोड़ा सा डिप्रेस रहेगा। इसमें थोड़ा जब तक कि डॉलर का ये सिलसिला है, इन्फ्लेशन जिस तरीके से कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो इसलिए इस सेक्टर में मैं समझता हूँ आइंदा आने वाले दिनों में थोड़ी प्रेशर दिखाई देता है। राइट, करेंसी के ऊपर बात हो रही है और बहुत ज़्यादा हम करेंसी को ब्लेम कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ द एक्चुअल रीज़न जिसमें हमें यहाँ फाइनली एक कंटिन्यूस एप्रिसिएशन दिखाई दे रही है डॉलर की जानिब से? ऐसा क्या इतना ज़्यादा एक फंडामेंटल रीज़न हुआ है जिसकी वजह से ये ज़्यादा शूट करता हुआ दिखाई दिया है? कुछ थोड़ी सी सुस्ती हुई हमारी मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से। डॉलर 152 से 55 हुआ, 58 हुआ, 60 हुआ, तो उन्हें विजिलेंट हो जाना चाहिए था। दुनिया में एक आध रुपये, हमारी करेंसी में 1 रुपये, उनकी करेंसी में अगर इतना परसेंटेज का फ़र्क, मामूली परसेंटेज का फ़र्क पड़ता है, सब सर जोड़ के बैठ जाते हैं। क्यों है, क्या है, इसको कंट्रोल करा जाए। अनफॉर्चुनेटली 170 के करीब गई, तो फिर इस पे काम हुआ और ये पाबंदियाँ लगाई गई। ये अगर 1 महीना पहले पाबंदी लगती तो डॉलर अभी थोड़ा कंट्रोल में नज़र आता। इसके साथ साथ और भी ऐसे फैक्टर्स हैं, मसलन अफ़गानिस्तान बहुत ज़्यादा स्मगल हुआ है डॉलर, और हो रहा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के सारे डॉलर्स इंटरनेशनल पावर्स ने फ्रीज कर दिए हैं। उसको डॉलर्स की बहुत ज़रूरत है। वहाँ डॉलर शायद 76 का था, तो 106 रुपये का अफ़गानी करेंसी में चला गया, बहुत महंगा हो गया, डिमांड ज़्यादा है, वहाँ पे स्मगल हो रहा है। हुकूमत इस पर कंट्रोल करे, हर तरह से कंट्रोल करे, फालतू इंपोर्ट्स को रोके। ये भी वजह है डॉलर। फिर कमोडिटी प्राइस सारी बढ़ गई हैं। पहले अब देखें, हमारा मुल्क इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, हमें डॉलर की ज़रूरत है, हमें कर्जे भी उतारने, 2.5 अरब डॉलर तो अगले महीने सिर्फ हमें अदा करना है, वो भी देना है, कमोडिटी भी इंपोर्ट करना है, बहुत सारी चीज़ें। इसके लिए डॉलर हमारे एक बड़ी बुनियादी ज़रूरत है। और ये वजह है कि लोग, कुछ स्पेकुलेशन फैक्टर भी आ गया, लोगों ने जब अंदाज़ा कर लिया कि इतनी ज़्यादा डॉलर की डिमांड है, बाहर भी जा रहा है, ये भी हो रहा है, तो यहाँ पर स्पेकुलेशन भी हुई है। इन सारी चीज़ों को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दिन रात मेहनत करके कंट्रोल करे, इंशाल्लाह मैं समझता हूँ। और अच्छी खबरें आ जाती हैं, कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, शायद ये पीक आउट करें, अल्लाह करे पीक आउट कर जाए और कुछ वीक होना शुरू हो, तो डॉलर की कमी जो है वो दूर हो जाएगी। क्योंकि हम देख भी रहे हैं कि कुछ न्यूज़ आ रही हैं, कुछ चीज़ें या उसको टैकल डाउन करने की और डॉलर की जो एप्रिसिएशन है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। चलें, डॉलर की बात हो रही है तो नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,10,700 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 94,900 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर अराउंड 1,724.23 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल 74.83 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 78.64 डॉलर। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 199.50, सेलिंग वाज 201.50, यूके पाउंड बाइंग रही 232.50, सेलिंग वाज 235, यूएस डॉलर बाइंग रही 172.30, सेलिंग वाज 173.30, चाइनीज यान बाइंग रही 23.70।